Assalamualaikum, dear students. Today the topic we are going to discuss is Dalton's atomic theory. 1803 में एक ब्रिटिश केमिस्ट था जॉन डाल्टन। इसने एक अपनी थ्योरी पेश की, साइंटिफिक थ्योरी, ठीक है, मैटर की नेचर और उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में। इस थ्योरी को कहा जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसके 4 पोस्टुलेट्स थे मेन। सबसे पहला पोस्टुलेट था जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस चीज से बने हुए हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल से, जिसका साइज क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, और इस टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल को उसने एटम्स का नाम दिया। जो सेकंड पोस्टुलेट था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, क्या था कि एक एलिमेंट को बनाने वाले जो एटम्स है वो क्या है, आइडेंटिकल हैं, वो सेम, इनका मास सेम होगा और उनका वॉल्यूम सेम। लेट्स सपोज जैसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, H2। अब H2 को बनाने के लिए हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व में, दो एटम्स इन्वॉल्व में, H प्लस H, ठीक है। अब दोनों हाइड्रोजन का मास क्या है, सेम है, और इनका वॉल्यूम भी क्या है, सेम है। सो हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट को बनाने वाले जो दो एटम्स हैं वो क्या है, आइडेंटिकल। सो द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ डॉल्टन्स थ्योरी वाज दैट कि केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है उसके दौरान एटम्स आपस में कंबाइन भी होते हैं, वो सेपरेट भी होते हैं, वो रीअरेंज भी होते हैं। सिंपल रेशो मीन्स कि हम लोग के पास जैसे केमिकल रिएक्शन, हम अगर एग्जांपल लें, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, और एज अ रिजल्ट हमारे पास HCl की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और इसमें रीअरेंजमेंट क्या होगी कि रिएक्टेंट में हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन सेपरेटली प्रेजेंट है, और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या हो गए, कंबाइन हो गए। तो केमिकल रिएक्शन में हमारे पास एटम्स आपस में कंबाइन भी हो सकते हैं, वो आपस में सेपरेट होकर दूसरे एटम के साथ कंबाइन भी हो सकते हैं, और उनकी रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल। फोर्थ जो पोस्टुलेट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो ये कि एटम को हम खुद क्रिएट भी नहीं कर सकते, और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मॉल यूनिट है किसी भी चीज को बनाने में। ओके, जो डाल्टन की थ्योरी थी उसने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एटम कैसे कंबाइन होते हैं, सेपरेट और रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होती है, एटम को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, और एक एलिमेंट को बनाने वाले जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। अब जो डाल्टन का वर्क था उसके नतीजे में 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा तरक्की आई थी, ठीक है, रैपिड प्रोग्रेस आई थी, जिसकी वजह से बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, ठीक है। 1850s में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए, ठीक है। उसके अलावा 20th सेंचुरी के स्टार्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए, जिसमें ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई कि जो एटम है उसको फर्दर भी डिवाइड किया जा सकता है। मीन्स डाल्टन्स ने कहा था कि हमारे पास एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल टाइनी इनडिविजिबल यूनिट है मैटर का, ठीक है। लेकिन बाद में जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए डाल्टन की थ्योरी को सामने रख के, तो उन्होंने ये प्रूव किया कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। कैसे डिवाइड किया जा सकता है कि एटम के अंदर कुछ और स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, ठीक है। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास कौन से हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, और न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Our next theory is Rutherford atomic theory or Rutherford atomic model. You can see in this diagram what Rutherford has explained. He has given the concept of electrons revolving around the nucleus in orbits. So, first we will discuss the discovery of Rutherford atomic model. Rutherford basically performed experiments in 1911, and what was the purpose behind performance of these experiment? He performed these experiments to know the arrangement of electrons, protons in an atom. कि हमारे पास एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्या अरेंजमेंट है, इस चीज को जानने के लिए रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे। अच्छा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, इसने सबसे पहले तो एक थिन गोल्ड गोल्ड फॉयल ली, ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी थी, 0.000004 सेंटीमीटर्स की थिकनेस थी। मीन्स
एक्सट्रीमली थिन उसने फॉइल यूज की, ठीक है। अब इस गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बीम को बम्बार्ड करवाया। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, ये हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, हीलियम जो कि नोबल गैस है हमारी, ठीक है। हीलियम न्यूक्लियाई जिनके ऊपर क्या होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, मींस +2 का चार्ज होता है। अच्छा, जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करवाया, तो हमारे पास ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे इनका ओरिजिन क्या था, मींस इनका सोर्स क्या था, ये कहाँ से आ रहे थे, ये हमारे पास डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम के थ्रू आ रहे थे। डिसइंटीग्रेशन मींस कि पोलोनियम जब ब्रेक डाउन होता है तो वो अल्फा पार्टिकल्स भी रिलीज करता है या इमिट करता है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स वहां से आ रहे थे। अब ये जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ज्यादातर जो गोल्ड अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट पास करके थे फॉइल से, ठीक है। कुछ हमारे पास जो है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो गए थे, थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए थे, और कुछ जो, सॉरी, बट 1 in 1 million, 1 मिलियन में से वन कोई ऐसा था जो कितने 90 डिग्री के एंगल से, के ज्यादा से एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ था, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया, थिन गोल्ड फॉयल को रिप्लेस कर दिया बाकी एलिमेंट से, ठीक है। अब इस किसी और एलिमेंट की उसने फॉयल यूज करके सेम यही एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स थ्रो करवाए, उनको देखा कि वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कितने सीधे जा रहे हैं, ठीक है, कितने जो है वो 90 डिग्री के एंगल से ज्यादा से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उसको सिमिलर रिजल्ट्स आए बाकी एक्सपेरिमेंट से। सो तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स की मेजोरिटी थी, यू कैन इजीली व्यू इन दिस डायग्राम, ये सामने जो हमारे पास ग्रीन कलर का सर्कल नजर आ रहा है ये हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ठीक है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन बेसिकली क्या है हमारे पास, ये एक ऐसी स्क्रीन होती है, ठीक है, जो कलर शो करती है जब इसके ऊपर पार्टिकल्स आके स्ट्राइक करते हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल्स जो स्ट्रेट पास हो गए तो आपको स्ट्रेट जो है वो यहाँ पे डॉट के फॉर्म में आगे पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल्स जो स्ट्रेट पास हुए हैं उन्होंने अपना कलर बिल्कुल स्ट्रेट वे में प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और जो कुछ डिफ्लेक्ट हो गए हैं उन्होंने डिफ्लेक्टेड वे में दूसरी साइड पे जाके ऑपोजिट साइड पे अपना क्या कहते हैं, मार्क दिया है फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे, जिससे हमें पता चल रही है कि कितने स्ट्रेट पास हुए हैं, कितने जो है वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, और कितने 90 डिग्री के एंगल के से भी ज्यादा पे डिफ्लेक्ट हुए। सो जो कंक्लूजन थे वो ये थे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के, हमारे पास ये मेजोरिटी अल्फा पार्टिकल्स की मेजोरिटी स्ट्रेट पास हो गई है फॉयल से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, जाहिर बात है, जब ये स्ट्रेट पास हो गए हैं गोल्ड फॉयल से तो हम कह सकते हैं कि एटम के अंदर जो ज्यादातर स्पेस है वो क्या है, जरूरी बात है कि वो एम्प्टी है, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये चीज उससे अखज की, रिजल्ट निकाला। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है, सेकंड ये है कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुए हैं 90 डिग्री के एंगल से ज्यादा पे, वो ये शो करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स के दरमियान में और हमारा जो एटम का न्यूक्लियस है उसके दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। सारी बात है, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या है, हमने ऊपर अभी एक्सपेरिमेंट में देखा था कि डबली पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। डबली पॉजिटिवली चार्ज है मीन्स इनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, और हमारे पास जो एटम का जो पार्ट है जो पॉजिटिवली चार्ज है मीन्स न्यूक्लियस, उसके ऊपर भी क्या है, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे कुछ पार्टिकल्स 90 डिग्री के एंगल से ज्यादा से डिफ्लेक्ट हो। So our third conclusion is massive alpha particles are not deflected by electrons. जो heavy alpha particles थे उनको electrons deflect नहीं कर सके थे. So these were conclusions of Rutherford atomic model. Next, on the basis of these conclusions, Rutherford gave planetary model. The word planetary model shows that the model of atom or atomic model given by Rutherford resembles our solar system. Means just like the stars are moving in the orbits or in the solar system, same electrons move in circles around the nucleus.
इन सर्कुलर ऑर्बिट्स और शेल्स। रदरफोर्ड का प्लानिटरी मॉडल हमें क्या बताता है कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज, ओवरऑल चार्ज एटम के ऊपर 0 है। और जो एटम का मास है वो सारा का सारा कहाँ पे लाई करता है, एटम के सेंट्रल रीजन के ऊपर, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं या सर्कल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इन सर्कल्स को क्या नाम दिया गया, ऑर्बिट्स का। आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं, मिड में हमारे पास डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद हमारे पास ये जो 1 लिखा हुआ है, ये 1 शो करता है फर्स्ट शेल को, ठीक है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, सर्कल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। उस सर्कल्स को नाम दिया गया है शेल्स या ऑर्बिट्स का। अच्छा, डिफरेंट हमारे पास शेल्स हैं, 1 2 3 4, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स के शेल्स इसने दिखाए हुए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी अपनी पोजीशन में रिवॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अब जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को सर्कल में रिवॉल्व करके रखती है वो है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक तो ये फोर्स एटम के अंदर एग्जिस्ट करती है, और दूसरी फोर्स को अगर हम देखा जाए तो वो दूसरी फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान में है, इलेक्ट्रो, we know very well the word electro is used for charges. Static means something ready to rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, ठीक है। जो दो फोर्सेस हैं हमारी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को सर्कल में रिवॉल्व करके रख रही है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में एक बेसिक अट्रैक्टिव फोर्स है, इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को बैलेंस करके रखा है, ठीक है। ये रदरफोर्ड का प्लानिटरी मॉडल था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स हमारे पास दो तरह के डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के। क्लासिकल फिजिक्स या ओल्ड फिजिक्स ये एक्सप्लेनेशन देती थी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, वो क्या करता रहेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है। जब वो रिवॉल्व करता रहता है तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मींस वो एनर्जी क्या करता रहता है, इमिट करता रहता है। जब वो इमिट करता रहेगा एनर्जी, तो हमारे पास रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट क्या होता जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा। मींस वो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा। न्यूक्लियस के जब करीब आता जाएगा तो एट द एंड वो क्या करेगा, न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, गिर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा तो डेफिनेटली हमारे जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास डिफेक्ट था वो ये था कि अगर तो इलेक्ट्रॉन जो सर्कल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, वो एनर्जी इमिट करते रहते हैं, तो उनको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, ठीक है। स्पेक्ट्रम पे जो लाइंस हैं वो कॉन्टिन्यूस मैनर में आनी चाहिए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ था हमारे पास। So these are the defects of Rutherford atomic model, and these defects need to be solved in future. So the this work of solving these defects of Rutherford atomic model, or further work on defects of Rutherford atomic model, was done by one of the famous known scientists, that is Bohr. Next, we will discuss Bohr atomic theory. This is the most important theory. Its postulates are most important from objective point of view and as well from long questions point of view. So come towards Bohr theory. Bohr theory was given by Neil Bohr in 1913. This theory was quite similar with Rutherford theory or the Rutherford atomic model, but it explains line spectrum of hydrogen atom. It explains that hydrogen atom will give line spectrum. Okay, so we move towards the postulates of Bohr atomic theory. There are 5 major postulates of Bohr atomic theory. The first postulate is that कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के इर्द गिर्द, एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं किसी एक सर्कुलर ऑर्बिट में।
हर ऑर्बिट की क्या होती है, अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है। सो हर ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल कहते हैं। मीन्स कि हमारे पास ऐसा ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के करीब होगा वो फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा, जो न्यूक्लियस से सेकंड नंबर पे होगा वो सेकंड एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ऑर्बिट के अंदर वो किससे प्रोपोर्शनल होती है, इसके डिस्टेंस से फ्रॉम न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की होगी। जैसे हम नीचे डायग्राम में भी साथ साथ देख लेते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये दरम्यान में न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज रीजन, नेक्स्ट वन जो है वो शो कर रहा है फर्स्ट शेल को हम के शेल कहते हैं। सेकंड शेल टू शो कर रहा है सेकंड शेल को, दैट इज इन लाइट ब्लू कलर। सेकंड शेल एल शेल होता है हमारा, ठीक है। ये हम लोग को पास अल्फाबेट्स के नेम से शेल्स के नाम रखे हुए हैं। थर्ड जो है वो ब्लैक कलर में जो शो किया हुआ है वो एम शेल है हमारा, और जो शॉकिंग पिंक कलर में है फोर्थ जहाँ पे लिखा हुआ है एन शेल है। सो हमारे पास कितने शेल्स हैं, 4 शेल्स हैं, यहाँ पे डायग्राम में दिखाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, सेकंड में भी होते हैं, थर्ड में भी हो सकते हैं, फोर्थ में भी हो सकते हैं। सेकंड पोस्टुलेट बोहर एटॉमिक थ्योरी का ये कहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, मींस अगर फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इधर फर्स्ट शेल में है, तो हमारे पास क्या है कि फर्स्ट शेल न्यूक्लियस से कम डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी जी, कम होगी। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास डेफिनेटली न्यूक्लियस का और सेकंड शेल का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड शेल और फोर्थ शेल की तरफ मूव करते हैं, तो वी कैन सी दैट these orbits or shells are at more distance from the nucleus, so इनके इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, ज्यादा डिस्टेंस में होंगे। जितने ज्यादा डिस्टेंस पे इतने इनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी इनके इलेक्ट्रॉन्स की होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड पोस्टुलेट। नाउ मूव टू द ओल्ड स्लाइड अगेन। और थर्ड पोस्टुलेट इज दैट इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिनकी एंगुलर मोमेंटम बेसिकली ये रोटेशनल मोमेंटम होती है, ठीक है। हायर क्लासेस में आप स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल है किस चीज का, एच डिवाइडेड बाय 2 पाई फैक्टर का। अच्छा, एच डिवाइडेड बाय 2 पाई फैक्टर में हमारे पास एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। प्लैंक्स ये हमारे पास मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट था, क्वांटम मैकेनिक्स का जो के जो ऊपर वर्क है मेजर वो इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसी के नेम पे इस कांस्टेंट की एक वैल्यू है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट एच से शो किया जाता है, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये पोस्टुलेट हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल्स में ही रिवॉल्व करेगा, जैसे फर्स्ट शेल सेकंड थर्ड और फोर्थ में, मीन्स इन सर्कल्स में ही रिवॉल्व करेगा। इनके दरमियान में जो स्पेस है दो शेल्स के दरमियान में, वहां पे रिवॉल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं रिवॉल्व कर सकता है, क्योंकि वहां पे एंगुलर मोमेंटम हमारी एच डिवाइडेड बाई 2 पाई नहीं रहती। तो जहां पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम एच डिवाइडेड बाई 2 पाई नहीं होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। सो फोर्थ पोस्टुलेट की तरफ हम आते हैं। जो बोहर थ्योरी का फोर्थ पोस्टुलेट है वो ये बताता है हमारे पास कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ने लो से हाई ऑर्बिट की तरफ जंप करना होता है तो हमारे पास क्या होता है, लाइट एब्सॉर्ब करता है, या एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आता है तो वो क्या करेगा, एनर्जी या लाइट एमिट करेगा या रिलीज करेगा सराउंडिंग में। मीन्स डायग्राम देख लेते हैं। अगर फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो जंप करना चाहता है सेकंड शेल में, जैसे
हमें सीढ़ियां चढ़ने के लिए ताकत चाहिए होती है। इसी तरह, क्योंकि हम ग्राउंड से ऊपर जा रहे हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड एनर्जी लेवल से या फर्स्ट एनर्जी लेवल से या लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जाता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है। ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, जब यही इलेक्ट्रॉन हाई से लो लेवल की तरफ आएगा, जैसे हम सीढ़ियां नीचे उतरते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एनर्जी हमें इतनी नहीं लगानी पड़ती जितनी सीढ़ियां चढ़ते हुए लगानी पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि हाई से लो एनर्जी ऑर्बिट की तरफ आते हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा या इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और वो एनर्जी या लाइट कहाँ पे जाएगी, सराउंडिंग में जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट शेल में ही रिवॉल्व करता रहता है या सेकंड शेल में ही रिवॉल्व करता रहता है, थर्ड शेल वाला थर्ड शेल में ही रिवॉल्व करता रहता है, तो वो फिर एनर्जी ना इमिट करेगा ना एब्सॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो एक ही शेल में रिवॉल्व कर रहा है, उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही। So this is our fourth postulate. Now come towards fifth postulate, that is the easiest one. Fifth postulate क्या स्टेट करता है हमारे पास कि जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो लेवल में आएगा तो जो लाइट इमिट होगी, ठीक है, लाइट इमिट होगी वो किसके इक्वल होगी, दो ऑर्बिटल्स के या दो ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करता है तो हमारे पास जो लाइट एमिट हुई है इलेक्ट्रॉन के फॉल करते हुए सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में, वो इक्वल होगी दो एनर्जी ऑर्बिट्स के डिफरेंस, दो ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। दैट इज डेल्टा ई इक्वल होगा E2 - E1। अच्छा, डेल्टा ई क्या है, एनर्जी डिफरेंस है किसी भी दो ऑर्बिट्स का। डेफिनेटली हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल भी हर तरह से कंप्लीट नहीं था, कुछ थोड़े बहुत डिफेक्ट्स इसमें भी थे। ठीक है। और वो डिफेक्ट क्या थे कि हमारे पास बोहर ने इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया, शेल्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया, एनर्जी के बारे में बताया इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन ने लो से हाई लेवल में जाना हो या लो से हाई से लो ऑर्बिट में आना हो तो हमारे पास वो एनर्जी कहाँ पे अब्सॉर्ब करेगा, कहाँ पे इमिट करेगा, और एनर्जी डिफरेंस किसके इक्वल होगा। लेकिन इसका एक डिफेक्ट ये रह गया था कि थ्री डायमेंशनल जो पैरामीटर होता है एटम का या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एटम की, वो इसने एक्सप्लेन नहीं की। ठीक है। सो दिस डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल was tried to be solved by Heisenberg uncertainty principle or the quantum mechanics, we can say that. So Heisenberg uncertainty principle, this principle is basically named on the basis of name of one of the scientists named Heisenberg. He was German physicist and he has given this concept in 1927. हाइजेनबर्ग जो का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बेस जो है वो क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स हमारी फिजिक्स की एक बहुत वाइड ब्रांच है। ठीक है, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट के साथ, माइन्यूट टाइनी ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है। ठीक है, और ये बताती है कि वो एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकते हैं और एज अ वेव भी बिहेव कर सकते हैं। सो come towards the statement or definition of this Heisenberg uncertainty principle. This principle states that कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों हम फाइंड करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली, मीन एक ही वक्त में हम चाहते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की दोनों फाइंड करें। ठीक है, लेकिन हाइजेनबर्ग ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एट अ टाइम डिटरमिन करना या फाइंड करना पॉसिबल नहीं। नीचे हम फिगर में भी देख सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन पोजीशन फाइंड करेंगे तो मोमेंटम हमारी क्या हो जाएगी, अनसर्टेन हो जाएगी, मोमेंटम डिस्टर्ब हो जाएगी।
इसी तरह अगर हम मोमेंटम डिस्टर्ब करना चाहते हैं, सॉरी, मोमेंटम को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसी इंस्टेंट में हम पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं डिटरमिन कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, ये चीज पॉसिबल नहीं है कि दोनों चीजों को एट अ टाइम डिटरमिन किया जाए या फाइंड किया जा सके। नेक्स्ट, हमारे पास एक शॉर्ट सी मैथमेटिकल फॉर्म भी दी हुई है। डेल्टा एक्स हमारे पास शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, और डेल्टा पी इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम को शो कर रहा है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। ठीक है, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म दी हुई है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमारे पास ने लिया हुआ है एक हाइड्रोजन एटम, हम ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में हमें पता है कि क्या होता है, एक ही शेल होता है। ठीक है, एक शेल है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। सपोज अगर हम हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल लेते हैं तो हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर, मींस 1 सेकंड पे, टाइम इक्वल टू 1 सेकंड है, हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पे, इलेक्ट्रॉन उस टाइम पे एक स्पेसिफिक जगह पे होगा। अभी 2 सेकंड के बाद अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, होगी चेंज होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने पोजीशन अपनी चेंज कर ली होगी, वो एक न्यू पोजीशन पे चला गया होगा, और जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन अब किया होगा वो हमें अननोन होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम लोग इसी प्रोसेस को 10 सेकंड बाद रिपीट करते हैं तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन दोबारा चेंज हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का बार बार चेंज होना ये क्या प्रूव करता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ये प्रोसेस रिपीट कर रहा है अपनी पोजीशन को चेंज करने का, और हमें नहीं पता चल रहा कि इलेक्ट्रॉन इस टाइम किस जगह पे मौजूद है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो एक जगह पे होता है, कुछ 1-2 सेकंड गुजरने के बाद वो और जगह पे होता है। तो हमारे पास एक पैटर्न डेवलप हो जाता है। ठीक है, उस पैटर्न को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है, 3D मैनर में पेंसिल के थ्रू, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है उस टाइम पे। एग्जैक्ट हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन इसी जगह पे एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करोगे तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगी, मोमेंटम फाइंड करोगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोजन एटम के इर्द गिर्द अगर एक ऑर्बिट ड्रॉ करना चाहें कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन अभी 1 सेकंड पे यहाँ पे था, 2 सेकंड बाद यहाँ पे है, 10 सेकंड बाद यहाँ पे होगा, तो हम ये ऑर्बिट ड्रॉ नहीं कर सकते न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, एक इमेजिनेशन अपनी बना सकते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, 2 सेकंड बाद यहाँ पे चला गया, तो हम चलो शेल की शेप ये बना लेते हैं, राउंड शेप बना लेते हैं। एक इमेज हम लोग अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, हाइड्रोजन एटम में हमारे पास क्या है, 98% चांसेस क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, न्यूक्लियस के क्लोज एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली वी नो दैट कि हाइड्रोजन एटम हैज atomic number of 1, its proton number is 1, so it has only 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिवॉल्व करेगा, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब। सो नेक्स्ट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल हमारे पास क्या होता है, हम लोगों के पास रीजन ऑफ स्पेस क्लोज टू द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। हमारे पास ऑर्बिटल क्या है, स्पेस का एक ऐसा रीजन है, ठीक है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये मौजूद होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बेसिकली हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन वेव के तौर पे भी बिहेव करेगा और पार्टिकल के भी तौर पे बिहेव करेगा। दिस concept was given in 1924 by French physicist named de Broglie. डी ब्रोगले ने इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर, पार्टिकल और वेव लाइक नेचर के बारे में बताया था, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बाद में हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट भी
वजूद में आए। 1927 में डेविसन एंड जर्मर, ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन किसके तौर पे बिहेव करता है, वेव के तौर पे बिहेव करता है। सो इनकी डिस्कवरी मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की बेस बनी थी। सो अवर नेक्स्ट मॉडल इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जैसे कि हमने अभी कुछ टाइम पहले देखा था कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो होगा या क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है और क्या बताती है कि हमें इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकता है और एज अ वेव भी बिहेव कर सकता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक एडवांस मॉडल था एटम का, ठीक है, ये एक 3D मॉडल था। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल यूज हुए हुए थे, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। अच्छा, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करती है और इलेक्ट्रॉन को कैसे ट्रीट करती है कि ये वेव के तौर पर बिहेव करता है और पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव करता है। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स क्या हमें बताती है, प्रोबेबिलिटी रीजन्स का बताती है। प्रोबेबिलिटी रीजन्स मींस चांस प्लेसेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इन प्रोबेबिलिटी रीजन को हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ब्रीफ सा उसने डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन दी हुई है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1803 में कितना सिंपल सा उसने एटम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे डाल्टन के पोस्टुलेट थे 4, उसके अकॉर्डिंग एटम की पिक्चर क्या बन सकती थी वो दिखाई हुई है। नेक्स्ट रदरफोर्ड जब आया तो उसने डाल्टन के वर्क को और उस अपने से पहले आने वाले साइंटिस्ट के वर्क को थोड़ा और रिफाइन किया और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का कॉन्सेप्ट हमें दिया। न्यूक्लियस के बारे में हमें गाइडेंस प्रोवाइड की। नेक्स्ट 1930 में नील बोहर ने और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की रदरफोर्ड के कॉन्सेप्ट को, और उसमें क्या बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकुलर शेल्स में होते हैं, उनकी अपनी एनर्जी होती है, उनकी एनर्जी उनके डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस से प्रोपोर्शनल होती है, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनल मॉडल था वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, ठीक है, क्वांटम एटॉमिक मॉडल। तो क्वांटम एटॉमिक मॉडल में आप देख सकते हैं कि जो 3D एस्पेक्ट था, ठीक है, वो साफ जाहिर हो रहा है। मीन्स कि 3D चीज़ों को एक्सप्लेन जो किया था वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने किया था, जो कि 1926 में आया था। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। So this was all about today's lecture. Let's meet in the next lecture. Till then, thank you.